मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस यूनिवर्स में। और पिछली क्लास में हम लोग पॉलिटी की क्लास चल रही थी तो उसमें देख चुके थे 1892 के अधिनियम तक। अब हम बात करने वाले हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब किसकी बात करने वाले हम लोग? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो देखते हैं ये अधिनियम क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और ये जो अधिनियम है किसकी सिफारिश पर लाया गया था? तो इस अधिनियम को जॉर्ज अरुंडेल की सिफारिश पर लाया गया था। तो बात करते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार है तो ये किसकी समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तो ये समिति जो थी तो समिति थी जॉर्ज अरुंडेल समिति। जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पर लाया गया था। सिफारिश पर लाया गया था। ठीक है। अब इसमें बात करें जो ये मार्ले और मिंटो क्या हैं, तो इसमें मार्ले भारत सचिव थे। मार्ले भारत सचिव थे, जबकि मिंटो वायसराय थे। मिंटो वायसराय थे। अब इसमें विशेष बात क्या है, इस अधिनियम के तहत इस सुधार को क्यों किया गया? इस अधिनियम के तहत इसमें ऐसी क्या चीज़ है जिसमें बताया गया? इसमें ये बताया गया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार या 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इसमें अपनाया गया। अब ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या थी? तो इसमें मुसलमानों के लिए अलग मतदान क्षेत्र, अलग निर्वाचन मंडल, अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है ना। तो इसमें 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल थे। 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल, 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। अब वो 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल कौन से हैं? सबसे पहला देखें तो इसमें साधारण निर्वाचक मंडल, दूसरा विशेष निर्वाचक मंडल और तीसरा वर्ग विशेष के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। अब इसमें साधारण तो सभी आ जाएंगे। अब इसमें विशेष कुछ लोगों के लिए, कुछ संप्रदाय के लिए विशेष निर्वाचक मंडल या निर्वाचक मतदान प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, और कुछ लोगों के लिए या कुछ संप्रदाय के लिए विशेष निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है।
अब इसमें विशेष निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ये हो गई थी कि मुसलमानों के लिए एक विशेष निर्वाचक मंडल की इन्होंने व्यवस्था की गई थी। और इसी निर्वाचक मंडल के बारे में, जो यही निर्वाचक मंडल है, इसी निर्वाचक मंडल के बारे में इसी निर्वाचक मंडल के बारे में मिंटो मार्ले को लिखता है। मिंटो ने मार्ले को लिखा कि इसी निर्वाचक मंडल के बारे में कहा। मिंटो ने मार्ले को पत्र लिखा। मार्ले को पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने कहा, क्या कहा था? इस पत्र में लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जो हमें बहुत भयंकर भीषण, जिसका मतलब ऐसा इन्होंने लिखा था, जब हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका रिजल्ट या जो हमें बहुत ही भीषण आगे रिजल्ट देने वाले हैं, जिसका परिणाम बहुत ही भीषण होगा। जैसे जो ऐसा कर रहे हैं, बो रहे हैं जिसका परिणाम बहुत भीषण होगा, ऐसा इसने लिखा। ये आ जाता है कि मार्ले ने मिंटो को इस स्टेटमेंट में दे देता है कि क्या लिखा था। ठीक है, तो अब इसके बारे में हमने क्या बताया कि निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल थे। मुसलमानों के लिए एक विशेष निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसी में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहीं से निकल के आता है कि फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की जो पॉलिसी है ये इसी अधिनियम की देन है, मार्ले मिंटो की देन है। अब हम बात करें कि इसमें क्या हुआ कि हमने बताया था आपको 1892 के अधिनियम के तहत कि पहले बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार तो मिल गया था, लेकिन क्या नहीं मिला था? इसमें मतदान करने का अधिकार नहीं मिला था और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था। तो इसके तहत क्या हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद बता दें। इसके तहत क्या हुआ कि अब अनुपूरक तो प्रश्न पूछे जा सकते थे, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं था। अब भी इस अधिनियम के तहत ये बताया गया कि आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। बजट पर बहस कर सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत इतना बताया गया कि अधिकार मिल गया किसका, कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। प्रश्न पूछने का, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। अधिकार मिल गया, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था। मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे। और क्या हुआ, और इसमें विशेषता ये थी कि भारतीयों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। भारतीयों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अब ये कौन से व्यक्ति थे जिनको शामिल किया गया था? तो इसमें 2 व्यक्ति थे। नंबर 1 सैयद हुसैन बिलग्रामी और सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी क्या हो गए? इनको
भारतीय मंत्रिमंडल में या ब्रिटिश के जो मंत्रिमंडल था भारत में, उसमें इनको सदस्यता मिल गई, ये भी मंत्री के पद पर हो गए। ठीक है, मंत्रिमंडल में इनको भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, हमने आपको बताया कि इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने को अधिकार मिल गया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई गई थी, और इसमें क्या हुआ कि भारतीयों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की अधिकार मिल गया था। अब क्या होता है कि इसके बाद जो अधिनियम है उसका नाम है 1919 का भारत शासन अधिनियम या 1919 का मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगला अधिनियम है मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार। अगला अधिनियम मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार। यह अधिनियम क्या है, इसके बारे में देखते हैं। हेडिंग पड़ेगी 1919 का मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार। 1919 का मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार। अब ये 1919 का मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार क्या है, इसके बारे में देखें तो यहाँ पर बात करें तो जो ये मॉन्टेग्यू है, मॉन्टेग्यू ये है भारत सचिव, ये भारत सचिव था, जबकि जो चम्सफोर्ड था, चम्सफोर्ड ये वायसराय था, ये वायसराय था, और भारत सचिव कौन था, मॉन्टेग्यू भारत सचिव, और चम्सफोर्ड वायसराय था। इसमें क्या था कि इसमें एक शब्द की उल्लेख किया जाता है, एक शब्द का उल्लेख किया जाता है, एक शब्दावली दी जाती है जिसका नाम था उत्तरदायी शासन। तो सर्वप्रथम एक शब्द का उल्लेख किया गया, एक शब्द का उल्लेख किया गया, और वो कौन था, उल्लेख किसका किया गया, उसका नाम था उत्तरदायी शासन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देखते चलिए। अब इसी में हम बात करें कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि प्रांतों में और केंद्र में, तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू की गई और किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी। तो हम बात करें कि प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, और प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था वो कुल 8 प्रांतों में, भारत के कुल 8 प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। अब हम बात करें द्वैध शासन क्या होता है, तो द्वैध शासन मतलब डुअल शासन है, इसमें 2 शासन है, केंद्र और राज्य। तो हम बात करें कि द्वैध शासन के जनक, तो इसके हम जनक की बात करें, जनक, तो द्वैध शासन के जनक कौन है, क्वेश्चन आता है। तो द्वैध शासन के जनक हैं नियोनिल कार्टिस, और इसने इसकी एक किताब है जिसका नाम है, इसकी एक बुक जिसका नाम है डायरकी, और डायरकी नामक बुक में इन्होंने द्वैध शासन के बारे में बताया है। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, तो इस अधिनियम के तहत खास चीज़ें क्या हुई। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सभी अधिकार मिल गए, मतलब कहा जाए कि मतदान करने का अधिकार मिल गया, बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया, और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार तो मिल ही गया था। ठीक है, तो इसमें अब क्या हुआ, तो हमने 2 तो अधिकार आपको बता दिए थे, अनुपूरक प्रश्न और बहस करने का अधिकार पहले हमने बता दिया था। अब इसके बाद बात करें तो
मतदान करने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार मिल गया, करने का अधिकार मिल गया। इस अधिनियम के तहत मतदान करने का अधिकार मिल गया। किसका अधिकार मिल गया? मतदान करने का अधिकार मिल गया। और महिलाएं भी अब मतदान कर सकती थी, महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिल गया। पहले महिलाएं जो हैं मतदान नहीं कर सकती थी, तो अब इस अधिनियम के तहत महिलाएं भी मतदान कर सकती थी। ठीक है, इसका अब क्या हुआ कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में अब सिखों को भी शामिल किया गया। क्या हुआ? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में सिखों को भी क्या किया गया? शामिल किया गया। इसके बाद केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। अब ये द्विसदनात्मक व्यवस्था कौन सी थी? तो अब केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई तो था केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। केंद्रीय विधान परिषद की क्या की गई? स्थापना की गई। केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण किया गया। अब इस केंद्रीय विधान परिषद में दो सदन थे। पहला था उच्च सदन और दूसरा था निम्न सदन। अब ये जो निम्न सदन है इसका क्या नाम है और उच्च सदन है इसका क्या नाम है? तो बात करें तो उच्च सदन की, तो उच्च सदन में राज्य परिषद, उच्च सदन का क्या कहते थे? राज्य परिषद और इसका नाम था विधान सभा। राज्य परिषद और विधानसभा, जिसे इसे निम्न सदन और इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता था। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। 5 वर्ष इसका कार्यकाल कितना का था? 5 वर्ष का होता था, जबकि इसका कार्यकाल 3 वर्ष का। 3 वर्ष इसका कार्यकाल कितने का था? 3 वर्ष का। इसमें जो सदस्यों का चयन होता था तो इसमें कुल 60 सदस्य होते थे, जिसमें से 34 का निर्वाचन किया जाता था। 34 का निर्वाचन होता था। 34 निर्वाचित होकर के आते थे, जबकि 24 जो सदस्य थे, 24 सदस्य को मनोनीत किया जाता था। मनोनीत 24 सदस्यों को क्या किया जाता था? मनोनीत किया जाता था। किसके द्वारा? भारत सचिव के द्वारा। ठीक है, भारत सचिव और इनके द्वारा, वायसराय के द्वारा। ठीक है, अब इसके बात करें, इसकी बात तो इसमें कुल कितने सदस्य हुआ करते थे? तो इसमें 145 सदस्य हुआ करते थे। इसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 145, जिसमें से 104
104 सदस्य निर्वाचित होते थे, निर्वाचित या निर्वाचन होता था, और 41 जो सदस्य थे इनको मनोनीत किया जाता था। क्या किया जाता था? मनोनीत किया जाता था। हमने क्या बताया आपको इस अधिनियम के तहत कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर भी लागू किया गया। इसके बाद केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, जिसमें से केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। इस केंद्रीय विधान परिषद के 2 सदन थे, राज्य परिषद और विधानसभा। इसे निम्न सदन और इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता था, जबकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का और इसका 3 वर्ष का हुआ करता था। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 60 हुआ करती थी, जिसमें 34 जो सदस्य थे उनका निर्वाचन होता था और 24 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। इसके बाद विधानसभा की बात करें तो 145 कुल सदस्य हुआ करते थे, जिसमें से निर्वाचन 104 का होता था और 41 सदस्यों का मनोनीत किए जाते थे, इनका मनोनयन किया जाता था। इसके बाद हम बात करें कि जो शासन था, अब जो शासन होने लगा ना, केंद्रीकरण हो गया था, तो अब जब केंद्रीकरण हो गया तो शासन को भी डिवाइड किया गया था। तो शासन को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। इस अधिनियम के तहत शासन को कितने भागों में डिवाइड किया गया था? 2 भागों में। तो अब बात करते हैं शासन की, प्रशासन। तो अब क्या किया गया? प्रशासन को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। प्रशासन, अब इस प्रशासन को क्या किया गया? 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक केंद्रीय प्रशासन और एक हो गया केंद्रीय प्रशासन और दूसरा प्रांतीय प्रशासन। अब ये केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन क्या है? केंद्रीय तो में केंद्र का प्रशासन होगा और प्रांत 2 भागों में डिवाइड किया गया। अब इन प्रांतीय प्रशासन को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन? तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक अधिनियम भेजा जाता है जिसका नाम होता है साइमन कमीशन। इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। तो साइमन कमीशन कब आया भारत? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन कहाँ पर आता है? मुंबई पहुंचता है। इसका स्वागत महात्मा गांधी ने बहुत ही भव्य रूप से किया और कहा, कम साइमन कम, वेलकम साइमन वेलकम, स्वागत है साइमन आपका स्वागत है। इसमें 7 सदस्य थे, जिनमें एक सदस्य था जिसका नाम था क्लीमेंट इटली, और ये क्लीमेंट इटली द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का पीएम बना था। तो इसी ने भारत को कहा था कि भारत को आज़ादी दे दी जाए, जो कि लेबर पार्टी से था। इसी व्यक्ति ने क्या कहा था कि भारत को आज़ादी दे दी जाए, और ये किस पार्टी से था? लेबर पार्टी से था। अब हम किसकी बात करें? अब हम बात करें कि जो साइमन कमीशन भारत आया, तो मद्रास में एमएन अंसारी की अध्यक्षता में पहले से तय हो गया था कि अगर साइमन कमीशन भारत आएगा तो इसमें अगर भारतीयों को शामिल नहीं करेगा तो इसका विरोध किया जाएगा। ये पहले से तय हो गया था। तो ऐसा क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा करिए कि आप अगर जांच कर ही रहे हैं तो सभी अंग्रेज हैं, तो सुविधा होगी कि आप अगर भारतीय को भी शामिल कर लें इस कमेटी में, आपकी इस आयोग में अगर आप शामिल कर लेते हैं तो आपको इस भी सुविधा होगी और हमें भी सुविधा होगी। तो साफ मना कर दिया इस साइमन के अध्यक्षों ने और जितने भी सदस्य थे। तो फिर इसका विरोध हुआ, गांधी जी ने इसका विरोध किया और कहा गो बैक साइमन गो बैक। गांधी जी ने कहा आपके कमीशन में सभी के सभी अंग्रेज हैं, सभी के सभी क्या हैं? वाइट हैं, तो इसलिए इसका नाम वाइट कमीशन कर लो। तो गांधी जी ने इसे वाइट कमीशन कह के पुकारा। इसके बाद गांधी जी ने इसका विरोध किया